Good morning, everyone. So, today we are going to start from the next question. That is question number 8. और इससे पहले हमने question number 7 तक रिवीजन फिनिश कर लिया था एंड क्वेश्चन नंबर 7 was also in your homework. तो क्वेश्चन नंबर 8 से आज हमें स्टार्ट करना है, बट बिफोर दैट आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिकॉल करने हैं वर्क एंड इट्स टाइप्स के, क्योंकि आगे यही कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं इसमें। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए कि वर्क जो होता है दैट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। वर्क के 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। ओके, तो इन 3 टाइप्स में कब किस कंडीशन में वर्क को पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं या ज़ीरो कहते हैं। तो सबसे पहले एक जो पर्टिकुलर केस है वर्क के किसी भी कंडीशन से रिलेट होने के लिए, वो ये है कि इफ़ सपोज दैट दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तब क्या होता है कि वर्क डन जो है दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। आप बोलते हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव। अगर वर्क और फोर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं, फोर्स इधर लग रहा है, वर्क इधर हो रहा है, तो कहा जाता है नेगेटिव। और अगर दोनों के बीच में 90 का एंगल है तो वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। ओके, तो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे वन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद सम फोर्स। आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया बॉल पर और बॉल किधर मोशन कर रही है, अपवर्ड्स। तो जो आपका फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड्स है और बॉल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड्स है। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। ओके, अगर मान लीजिए उसी कंडीशन को री ऑब्जर्व करते हैं, दोबारा सोचते हैं कि बॉल पर एक और फोर्स भी लग रहा है, वो कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपको पता है ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, हमेशा वो ग्राउंड की तरफ होती है, अर्थ की तरफ। तो अब बॉल किधर जा रही है, ऊपर, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे। तो अगर आप बोलें कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो आंसर होगा नेगेटिव। तो कुल मिलाकर इस बात पर डिपेंड करता है वर्क कि आप कौन से फोर्स का नाम ले रहे हैं। आपने सेम केस लिया, मोशन अपवर्ड्स ही है, लेकिन अगर आप बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो कभी भी जब आप वर्क बताएंगे तो आपको फोर्स का नाम लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अलावा भी कोई फोर्स लग रहा होता है बॉडी पर, हिडन है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड्स मोशन में भी लग रहा है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि बॉल ऊपर ही जा रही है। ओके, तो एक केस आपको समझ आया कि अपवर्ड्स मोशन था, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क बोलते हैं तो पॉजिटिव, अगर हम ग्रेविटी का वर्क बोलते हैं नेगेटिव। और मान लीजिए बॉल की डायरेक्शन ये हो, बॉल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, और तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसा लगेगा, डाउनवर्ड्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। तो इस कंडीशन में कितना एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 90। तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ज़ीरो when a ball or a body, any person, anything which is moving in horizontal direction. ओके, तो मुझे लगता है आप केसेस आपको समझ में आ गए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन 8 है आपका कि व्हाट इज वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आपसे ग्रेविटी का वर्क पूछा जा रहा है तो इसका मतलब बेटर होगा कि अगर आपको जो है प्रॉपरली डायरेक्शंस अंडरस्टैंड करनी तो रफली आप एक एरो लगा लिया करिए कि ये है डायरेक्शन फोर्स की, क्योंकि यहाँ लिखा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क का टाइप हमें देखना है इन द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केस इज व्हाट, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 35,000 किलोमीटर। ओके, तो सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है उस सैटेलाइट के लिए पूछा जा रहा है किसी भी कंडीशन में। तो सैटेलाइट का मोशन कैसा होता है, देखिए ये बीच में अर्थ है और सपोज दैट ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट हमेशा कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर सैटेलाइट यहाँ था उसकी डायरेक्शन इधर थी,
सैटेलाइट यहाँ आ जाता है, उसकी डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ आएगा ऊपर होगी, यहाँ आएगा नीचे होगी डायरेक्शन। तो सैटेलाइट बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है जब वो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है, तो आपके आंसर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको आंसर एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट मानकर देना है कि अगर मान लीजिए आप ऑब्जर्व ऐसे करते हैं कि जो मोशन है सैटेलाइट का उससे अर्थ किस तरफ है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम बताते हैं डाउनवर्ड्स तो लगता है, लेकिन डाउनवर्ड्स किसकी डायरेक्शन में किसकी तरफ लगता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा अर्थ की तरफ लगता है। अब देखिए फिर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये है हमारी अर्थ और ये है सैटेलाइट और ये है वो सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें मोशन हो रहा है। ओके, तो सैटेलाइट की डायरेक्शन तो ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में बदल सकती है, डिस्प्लेसमेंट तो चारों डायरेक्शन में हो रहा है, मगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है, तो इस डायरेक्शन के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी टूवर्ड्स अर्थ होगा ना, इधर, इस डायरेक्शन के लिए इधर होगा, इस डायरेक्शन के लिए इधर होगा और इस डायरेक्शन के लिए इधर होगा। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। देखिए इन ऑल द केसेस, क्योंकि यहाँ ग्राउंड नीचे नहीं है, यहाँ ग्राउंड किधर है, अर्थ किधर है, बीच में। तो आपको ध्यान क्वेश्चन पर देना है कि किस के बारे में बात हो रही है। तो ग्राउंड की तरफ होगा हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ की तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट से उसका एंगल देखना है। तो यहाँ सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना एंगल बना रहा है, 90। तो इसमें आप क्या आंसर देंगे, डायरेक्शन की यहाँ कोई नीड ही नहीं है। व्हाट इज़ वर्क डन, अच्छा व्हाट इज़ वर्क डन में आप दोनों आंसर दे सकते हैं। आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ वर्क डन, अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स में है तो आप कैलकुलेशन करके वर्क डन निकाल के आंसर दे सकते हैं, और या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज़ 0। ओके, अब देखिए क्योंकि वर्क डन ऑलरेडी 0 ही आ रहा है तो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, नो मैटर। ओके, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पर क्या है, वर्क डन इज़ 0। रीज़न क्या देंगे आप, बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90। दूसरा क्वेश्चन है अब आपका, ये दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेविटी का ही वर्क पूछा है यहाँ पर। तो आपको पता है ग्रेविटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम इज थ्रोन अप। अब देखिए यहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल सही एरो लगाए, क्योंकि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये ग्रेविटी जो है वो अर्थ की तरफ यानी कि ग्राउंड की डायरेक्शन में। अब क्या किया है कि स्टोन को अप साइड थ्रो किया, ये स्टोन है और इसको ऐसे करके थ्रो कर दिया, तो स्टोन के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, ग्रेविटी की डायरेक्शन ये है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि वर्क कौन सा है। तो दोनों एरोस की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो वर्क कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव। अब यहाँ क्योंकि नेगेटिव है इसका मतलब कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यहाँ 0 था तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ नेगेटिव है तो हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो हम वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ना, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, mg। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी हाइट पे फेंका है, तो उसमें लिखा है 2.5 मीटर, तो ये दे रखी है 2.5। अब आप जब कैलकुलेशन करेंगे, मास स्टोन का दे रखा है 250 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 250 अपॉन 1000। ग्रेविटी की वैल्यू आप पे डिपेंड करती है, 10 9.8 कुछ भी लगा सकते हैं, तो 10 लगा लें तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, 2.5। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 और नीचे आ जाएगा। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, 0 कैंसिल करने हैं आपको, तो 2 0 ये आ रहे हैं, तो 2 0 आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास बचा 25 और ये वाला 25, तो 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625। अपॉन में क्या आ रहा है इसके, 2 0 आ रहे हैं, 100 आ रहा है, तो 2 0 का मतलब आपने यहाँ पे डेसिमल लगा लिया, 6.25, और साथ में यूनिट क्या होगी, जूल। तो आपका आंसर आ रहा है 6.25 जूल। इतना वर्क होगा सेकेंड पार्ट में। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी सी करनी है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द न्यूमेरिकल। ये आपके जो हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इनमें जो है वो कैलकुलेशन बड़ी है, दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए कि अ कार एंड अ ट्रक हैव काइनेटिक एनर्जीज ऑफ 8 × 10 जूल एंड 9 × 10 जूल। आई होप सम
मिस्टेक, क्योंकि 8 × 10 80 डायरेक्ट लिखा होता है, 10 की पावर्स होती हैं। फिलहाल जो हमें दे रखा है हमें उसी को ऑब्जर्व करना है। तो कुल मिलाकर कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 80 जूल हो जाएगी और जो ट्रक है उसकी काइनेटिक एनर्जी 90 जूल होगी। इफ़ दे आर ब्रॉट टू हॉल्ट एट द सेम डिस्टेंस, हॉल्ट का मतलब आपको पता है स्टेशन को हॉल्ट कहते हैं। दोनों एक स्टेशन तक, एक स्टॉप तक लाए गए, सेम डिस्टेंस कवर की उन्होंने। फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू बोथ द व्हीकल्स। तो क्या करा है, उनको फोर्स लगाया गया क्योंकि रोकना है ना। आई होप कि आपको केस समझ में आ गया। वो जो है कार और ट्रक वो चल रहे थे, ये कार है ये ट्रक है, दोनों चल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, एक डायग्राम फ्रेश और अच्छी तरह से मैं बना दे रही हूँ। जैसे ऐसा केस है, ये कार है ये ट्रक है, दोनों चल रहे हैं। दोनों को चलते चलते एक हॉल्ट, एक स्टेशन, एक स्टॉप पे रोकना, ये है वो स्टेशन। तो दोनों जब रुकेंगे तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, इसने भी उतनी कवर की, इसने भी उतनी कवर की। दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि दोनों को रोकने के लिए, क्योंकि इस पर भी एक अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर भी अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जाकर यहाँ पर रुकेंगे, जो ब्रेक से लगेगा फोर्स। तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स फाइंड करके उस फोर्स का आपको रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जीज गिवन है और कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो आप ऐसा करिए, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिख लेते हैं K1। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी यानी कि कार की जो है वो दे रखी है 80 जूल और दूसरी जो है वो है 90 जूल। तो सबसे पहले हम कार के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, हाफ m1v1 स्क्वायर, ये कितना है आपका 80 जूल। ओके, तो एक काम करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है फोर्स। और फोर्स का जो रिलेशन होता है वो फोर्स का रिलेशन होता है F = ma। ओके,